अरेबियन नाइट्स की कहानियाँ वास्तव में फ़ारसी भाषा में अलिफ लैला नाम से लिखी गई थीं। मैंने अपने मिडिल ईस्ट की यात्राओं के दौरान इनके बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। मैं वॉइस आर्टिस्ट यशवंत भागवत हूँ। इन कहानियों का संकलन तैयार किया है श्री करमजीत सिंह जी ने अपनी वेबसाइट हिंदी कहानी में। आइए आपको इन कहानियों की तिलस्मी दुनिया में ले चलता हूँ। फारस देश में एक महाप्रतापी बादशाह था। कई राजा उसके अधीन थे। वह बड़ा तेजस्वी था और न्यायप्रिय होने के कारण प्रजा को बहुत पसंद था। उसके 2 बेटे थे, जिनमें बड़े लड़के का नाम था शहरयार और छोटे का नाम था शाहजमा। जब बादशाह का देहांत हुआ तो शहजादा शहरयार गद्दी पर बैठा और उसने अपने छोटे भाई को, जो उसे बहुत मानता था, तातार देश का राज्य, सेना और खजाना दिया। शाहजमा ने अपने बड़े भाई का आदेश माना और नए देश में जाकर वहाँ के सबसे बड़े शहर समरकंद को अपनी राजधानी बनाकर आराम से रहने लगा। समरकंद दुनिया के सभी शहरों से बड़ा और शानदार था। 10 साल बीतने के बाद बड़े भाई शहरयार ने चाहा कि किसी को भेजकर छोटे भाई शाहजमा को अपने पास बुलाएं। उससे मिलने हुए बहुत समय हुआ। उसने अपने वजीर को अपने छोटे भाई को न्योता भेज ले आने का आदेश दिया। वजीर आदेश पाकर बड़ी धूमधाम से विदा हुआ। जब वह समरकंद शहर के समीप पहुंचा तो शाहजमा यह समाचार सुनकर उसके स्वागत में सेना लेकर अपनी राजधानी से रवाना हुआ और शहर के बाहर पहुंचकर भाई के वजीर से मिला। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और अपने भाई शहरयार का हालचाल पूछने लगा। वजीर ने शाहजमा को दंडवत कर उसके भाई का खुशनुमा हाल सुनाया। शाहजमा ने वजीर से कहा, मेरे बड़े भाई ने तुम्हें मुझे लेने को भेजा है। इस बात से मैं बहुत खुश हुआ। उनका आदेश मेरे सर माथे पर। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो 10 दिन में सफ़र की तैयारी कर हम तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारे और तुम्हारी सेना के लिए खाने पीने का इंतजाम सब यहीं हो जाएगा। शाहजमा ने वज़ीर के खाने पीने आदि की व्यवस्था वहीं कर दी। शाहजमा ने सफ़र की तैयारी की और अपनी जगह अपने ख़ास भरोसेमंद वज़ीर को राज्य हवाले किया। शाम को अपनी बेगम से, दरबारियों से विदा ली और अपने सेवकों और मुसाहिबों को लेकर समरकंद से रवाना हुआ। रास्ते में रात हुई और वे सभी खेमे में रुके। आधी रात होने पर उसकी इच्छा हुई कि एक बार बेगम से मिल कर आऊँ। वह सबसे छुपकर अकेले ही महल में पहुंचा। बेगम को उसके आने का अंदाज तक न था। वह अपने एक खास हबशी गुलाम के साथ सो रही थी। शाहजमा ये सोचकर आया था कि बेगम उसे अचानक देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन उसे दूसरे मर्द के साथ सोते देखकर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने तलवार निकाली और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। फिर दुखी मन से वापस अपने खेमे में आ गया। उसने किसी से रात की बात नहीं बताई। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही सेना चल पड़ी। उसके साथ के सब लोग तो हंसी खुशी रास्ता काट रहे थे, किंतु शाहजमा अपनी बेगम को याद करके दुखी रहता था और दिनों दिन उसका मुंह पीला पड़ता जाता था। उसकी सारी यात्रा इसी दुख में बीती। जब वह अपने भाई की राजधानी के समीप पहुंचा और शहरयार ने यह सुना तो वह अपने सारे दरबारियों को लेकर शाहजमा के स्वागत के लिए आया। दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे तो अपने अपने घोड़े से उतरकर गले मिले और कुछ देर तक एक दूसरे का हाल चाल पूछकर बड़े समारोह पूर्वक रवाना हुए। शहरयार ने शाहजमा को उसके बेहद खास महल में ठहराया, जो उसके लिए पहले से सजाया गया था। वहाँ से शाही बगीचा दिखाई देता था।
शाहजमा और शहरयार ने अपने अपने महल में पहुंचकर थोड़ा आराम किया और तैयार होकर नए कपड़े पहने फिर दरबार में आए। दोनों भाई दरबार के तख्त पर बैठकर देर तक बातें करते रहे। सारे दरबारी दोनों बादशाहों के सामने अपने अपने आसन पर बैठे उन्हें प्यार से मिलते देखते रहे। दोपहर के खाने के बाद भी दोनों बादशाह देर तक बातें करते रहे। जब रात बहुत बीत गई तो शहरयार अपने भाई को उसके महल में छोड़ने गया। भाई के जाने के बाद शाहजमा बीबी की बातें याद कर फिर दुखी होकर अपने पलंग पर आंसू बहाता रहा। जब वो भाई के सामने अपना दुख छुपाए रहता, लेकिन अकेला होते ही उस पर वही दुख सवार हो जाता। उसकी तकलीफ़ ऐसी बढ़ गई जैसे उसकी जान लेकर ही छोड़ेगी। वो अपनी बेगम का दुष्कर्म भुला ही नहीं पाता था और अक्सर ठंडी सांसें भरा करता था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। इसी दुख और चिंता में उसका शरीर धीरे धीरे घुलने लगा। शहरयार ने उसकी यह हालत देखी तो सोच में पड़ गया कि शाहजमा से इतना प्यार करता हूँ, उसकी सुख सुविधा का इतना ख्याल रखता हूँ, फिर भी मालूम नहीं क्यों ये दुखी रहता है। हो सकता है इसे अपने राज्य की चिंता खाई जाती है या अपनी बेगम की याद सताती है। मैंने इसे यहाँ बुलाकर बेकार ही इसे परेशानी में डाल दिया। अब अच्छा होगा कि इसे समरकंद वापस भेज दूँ ताकि इसका दुख दूर हो सके। इसी बीच शहरयार ने अपने भाई को खुश रखने की बहुत कोशिश की। उसने बेशकीमती वस्तुएं थालों में लगाकर शाहजमा के पास भेजीं। उसका जी बहलाने के लिए तरह तरह के खेल तमाशे करवाए, लेकिन शाहजमा की उदासी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही गई। फिर शहरयार ने अपने दरबारियों से कहा कि सुना है यहाँ से 2 दिनों की राह के बाद एक घना जंगल है और वहाँ अच्छा शिकार मिलता है, इसलिए मैं वहाँ शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। तुम लोग भी तैयार होकर मेरे साथ चलो और शाहजमा से भी चलने को कहो, क्योंकि शिकार में उसका जी लगेगा और उसका मन प्रसन्न होगा। शाहजमा को जब शिकार पर चलने को कहा तो उसने बहाना बनाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण मुझे शिकार पर जाने से माफ़ करें। शहरयार ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारा यहीं रहने को जी चाहता है तो रहो, लेकिन मैं तैयारी कर चुका हूँ। मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जाता हूँ। शहरयार के जाने के बाद शहजमा ने अपने महल के दरवाजे अंदर से बंद करवा दिए और एक खिड़की पर जा बैठा। वहाँ से शाही बगीचा साफ दिखाई देता था। शाहजमा खुशबूदार फूलों और पक्षियों के कलरव से अपना जी बहलाने लगा, लेकिन मकान और बाग की शोभा से जी बहलाने पर भी उसे अपनी बेगम की याद नहीं भूली। जब शाम हुई तो शहजमा ने देखा कि राजमहल का एक छोर दरवाज़ा खुला और उसमें से शहरयार की बेगम 20 दूसरी औरतों के साथ निकली। वे सब बढ़िया कपड़ों और गहनों से सजी थीं और उस उम्मीद के साथ कि सब लोग शिकार पर चले गए हैं, सब के सब बाग में आ गईं। शहजमा खिड़की में छुपकर बैठ देखने लगा और देखते देखते उसने पाया कि थोड़ी देर में दासियों ने लबादों को उतार डाला जो पहनकर वे महल से निकली थीं। अब उनकी सूरत साफ दिखाई देने लगी। शहजमा को यह देखकर हैरानी हुई कि जिन 20 को उसने औरत समझा था उनमें से तो 10 हबशी मर्द थे। उन 10 ने अपनी अपनी पसंद की दासी का हाथ पकड़ लिया और बाग में चहलकदमी करने लगे। सिर्फ बेगम बगैर मर्द की रह गई। फिर बेगम ने आवाज़ दी, मसऊद मसऊद। इस पर एक हट्टा कट्टा हबशी लड़का उसके हुक्म के इंतज़ार में था और एक पेड़ से उतरकर बेगम की ओर दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद क्या क्या गुल खिले यह बताने लायक नहीं है। इसी तरह वे आधी रात तक बाग में रहे। फिर एक हौज में नहाकर बेगम और उसके साथ आए 20 मर्द औरतों ने अपने अपने कपड़े पहने और जिस चोर दरवाजे से आए थे
उसी से महल में चले गए और मसूद भी बाग की दीवार फांदकर बाहर चला गया। यह तमाशा देखकर शाहजमां के होश उड़ गए। उसने सोचा कि मैं तो दुखी हूं ही, मेरा बड़ा भाई मुझसे भी अधिक दुखी है। हालांकि वो बहुत ताकतवर है और अमीर है, फिर भी इसको रोक नहीं पाया, तो फिर मैं ही इतना दिमाग खराब क्यों करूं? यह सोचकर उसने सारी चिंता छोड़ दी और खुश रहने लगा। पहले उसकी भूख मिट गई थी, अब वह जाग गई और वह लजीज खाने मंगा कर खाने लगा और नाच गाने का आनंद लेने लगा। जब शहरयार शिकार से लौटा तो शाहजमां ने खुशी खुशी उसकी स्वागत के लिए बहुत सारे इंतजाम किए। शहरयार ने उसे शिकार किए हुए बहुत से जानवर दिखाए और कहा कि बड़े दुख की बात है, तुम शिकार पर नहीं गए, वहाँ बड़े मज़े की जगह है। शाहजमां बादशाह की बात सुन सुनकर हंसी खुशी उत्तर देता था। शहरयार ने सोचा था कि वापसी पर भी शाहजमां को दुख में डूबा पाएगा, लेकिन उसके विपरीत उसे खुश और संतुष्ट देखकर बोला, ए भाई, ऊपर वाले का बड़ा शुक्रिया है कि अब तुम कितने खुश मिजाज दिखाई देते हो। लेकिन अब मैं तुम्हें कसम देकर एक बात पूछता हूँ, बताओगे? शाहजमां ने जवाब दिया, जो बात भी आप पूछेंगे मैं ज़रूर बताऊँगा। शहरयार ने पूछा, जब तुम अपनी राजधानी से यहाँ आए थे तो मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ में देखा था। मैंने तुम्हें खुश रखने के लिए कितने उपाय किए, खेल तमाशे करवाए, लेकिन तुम्हारी हालत जैसी की तैसी रही। मैंने बहुत सोचा कि इस दुख का कारण क्या हो सकता है। मुझे लगा कि तुम्हें अपनी बेगम के बिछड़ने का दुख है और राज्य प्रबंध की चिंता है, लेकिन अचानक क्या बात हुई जिससे तुम्हारा दुख और चिंता दूर हो गई? शाहजमां यह सुनकर मौन रहा, किंतु जब शहरयार ने बार बार यही सवाल पूछा तो वह बोला, आप मेरे भाई हैं, मुझसे बड़े हैं, लेकिन मैं बहुत उलझन में हूँ कि कैसे बताऊँ कि बात क्या है। शहरयार ने कहा, जब तक तुम मुझे यह नहीं बताओगे तब तक मुझे चैन नहीं आ पाएगा। शाहजमां ने आखिरकार अपनी बेगम की वारदात की सारी बात बताई और कहा कि मैं इसी कारण दुखी रहता था। शहरयार ने ढांढस बंधाते हुए कहा, भाई, तुमने बड़ा अच्छा किया, इस मामले में तुमने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं तुम्हारी जगह होता तो यही करता। अच्छा, अब ये बताओ कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी तकलीफ़ किस तरह दूर हुई? सवाल सुनकर शाहजमां पेशो पेश में पड़ गया और कहने लगा, मुझे यह बात कहते डर लगता है कि ऐसा ना हो कि यह सुनकर आपको मुझसे भी अधिक तकलीफ़ हो। शहरयार ने कहा कि भाई, तुमने यह कहकर मेरी हैरानी और बढ़ा दी है। मुझे इसे सुने बगैर चैन नहीं आएगा, इसलिए यह बात तुम मुझे ज़रूर बताओ। विवश होकर शाहजमां ने मसूद और 10 दासियों और बेगम का सारा हाल बताया और बोला, ये घटना मैंने अपनी आँखों से देखी है और समझ लिया है कि सारी औरतें ऐसी होती हैं। यह हाल सुनकर भी शहरयार को अपने भाई की बात पर यकीन नहीं हुआ और गुस्से में बोला, जब तक मैं खुद अपनी आँखों से यह देख ना लूँ मुझे यकीन ना होगा। हो सकता है तुम्हें धोखा हुआ हो। शाहजमां ने कहा, भाई साहब, आप खुद देखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि दोबारा शिकार के लिए आदेश दीजिए। हम आप दोनों फौज के साथ शहर से बाहर चलें, दिन भर अपने खेमे में रहें और रात को चुपचाप इसी महल में आ बैठें। फिर यकीनन ही आप वह सारा माजरा अपनी आँखों से देख लेंगे जो मैंने आपको बताया है। शहरयार ने यह बात मान करके दरबारियों को आदेश दिया कि कल मैं फिर शिकार पे जाऊंगा। दूसरे दिन सवेरे ही दोनों भाई शिकार को चले और शहर के बाहर जाकर अपने खेमों में ठहरे। जब रात हुई तो शहरयार ने वजीर को बुलाकर कहा कि मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तुम फौज के साथ किसी आदमी को यहाँ से जाने ना देना। उसके बाद दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर भेष बदलकर शहर में आए
और सवेरा होने के पहले ही शाहजमां के महल की उसी खिड़की में आके बैठे जिससे शाहजमां ने सारा तमाशा देखा था। सूरज उगने के पहले ही महल का चोर दरवाज़ा खुला और कुछ देर में बेगम वहाँ से उन्हीं स्त्री वेशधारी हबशियों के साथ निकलकर बाग में आई और मसूद को पुकारा। फिर वही सब हुआ जो शाहजमां ने देखा था। ये सब देखकर शहरयार बहुत दुखी हो गया। फिर वह शाहजमां से बोला कि इससे तो अच्छा है हम ये दुनिया ही छोड़ दें। फिर सोचकर बोला, बेहतर होगा अपने देशों और सेनाओं को छोड़ करके दूसरे देशों में भेष बदल कर बाकी ज़िंदगी काटें और इस वारदात के बारे में किसी से कुछ ना कहें। शाहजमां को ये बात तो पसंद नहीं आई, लेकिन अपने भाई की हालत देखकर उसने मना करना ठीक नहीं समझा और कहा, भाई मैं आपका सेवक हूँ और आपके आदेश को ज़रूर मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब आप किसी आदमी को अपने से ज़्यादा दुखी देखें तो अपने देश को लौट आएं। शहरयार ने कहा, मुझे तुम्हारी यह शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरा मानना है कि दुनिया में हमारे जैसा दुखी कोई नहीं होगा। शाहजमां ने कहा, थोड़े से सफ़र में आपको इस बात का अच्छी तरह से पता चल जाएगा। इसके बाद शहरयार ने अपने भरोसेमंद वजीर को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी और ज़रूरी काम का बहाना बनाकर दोनों छुपकर एक सुनसान रास्ते से नगर के बाहर चले गए। इसके बाद क्या हुआ ये आपको बताएंगे अगले एपिसोड में।